Okay. Uh, Cell, the unit of life. This chapter belongs to that part of biology, at least when we talk about standard 11 syllabus, wherein various aspects of cells have been described. I mean, under this unit, सेल के तीन अलग अलग चीज़ें, तीन अलग अलग चैप्टर सेल से रिलेटेड हमें डायरेक्टली दिए गए हैं. एक है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें सेल में प्रेजेंट अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनेल्स के बारे में डिटेल्स दिए हुए हैं. आई थिंक अ सिमिलर चैप्टर यू हैड इन स्टैंडर्ड 9th प्रोबेबली. दूसरा एक चैप्टर यहाँ पे हम देखेंगे दैट इज रिलेटेड टू cells. they regularly show cell division. जैसा अगर ह्यूमन बॉडी की हम बात करें तो ह्यूमन बॉडी is made up of so many millions and millions of cells, and human cell multiplies after every 24 hours. So that is another chapter related to cell, called as cell cycle and cell division. And then there is another chapter under the bracket of cell which talks about the different types of chemicals, compounds and molecules that are present inside the cell. इस चैप्टर का नाम होगा बायोमोलिक्यूल्स. और बायोमोलिक्यूल्स ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर्स है, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स बेसिकली सिंस इट इज टॉकिंग अबाउट द different types of chemicals present in your body or different types of chemicals present in our cells, in human cells. ये टॉपिक एक्चुअली इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, और क्योंकि इसमें काफी सारा केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, इसलिए ऐसा ही एक सिमिलर टॉपिक डिस्क्राइबिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स इन योर बॉडी, ऐसा ही एक सिमिलर टॉपिक कोइंसिडेंटली आपके केमिस्ट्री के चैप्टर में भी है, आपके केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में भी है. मुझे अभी केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट नहीं है, बट आई थिंक ये बायोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर शायद 12th स्टैंडर्ड में या 11th स्टैंडर्ड में, मुझे नहीं पता, केमिस्ट्री सब्जेक्ट में. लेकिन अगर बायोलॉजी की बात करें, और मैं क्योंकि यहाँ बायोलॉजी के लिए खड़ा हूँ, तो इन बायोलॉजी सर्टनली वी हैव दिस चैप्टर ऑफ कॉल्ड एज अ बायोमोलिक्यूल्स, which is going to describe the different types of chemicals. और मैं जब आपको कह रहा हूँ कि different types of chemicals, तो आपने डरना नहीं है कि अभी ये एक 1000-2000 chemicals की लिस्ट वगैरह दे देंगे वगैरह. It's not that way. When I am saying the chemicals found in your body, you know already those chemicals. मैंने अगर आपको नाम बताया तो immediately आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगा, क्योंकि आपने वो नाम सुने हुए हैं ऑलरेडी. बायोकेमिस्ट्री या बायोमोलिक्यूल चैप्टर में व्हेन वी आर डिस्क्राइबिंग द डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स, बायोकेमिकल्स इन योर बॉडी, वी आर बेसिकली ट्राइंग टू स्टडी अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स. यू नो दिस वर्ड, प्रोटीन्स, लिपिड्स, एंजाइम्स, ये सभी वर्ड्स आपने कभी ना कभी आपके साइंस के टेक्स्ट बुक में देखे हैं, पढ़े. तो काफी लंबा चौड़ा चैप्टर है वैसा वो, इट्स अ ह्यूज चैप्टर, सो मेनी थिंग्स, एंड नीट के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो, क्योंकि ऑन एन एवरेज एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चंस आर टू बी एक्सपेक्टेड एवरी ईयर जस्ट कमिंग फ्रॉम दैट स्पेसिफिक चैप्टर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स. एनीवे, तो अंडर द डोमेन ऑफ सेल 3 चैप्टर्स आर देयर. ज़रूरी नहीं है कि हम ये तीनों एक के पीछे एक करेंगे. मैंने अब तक, क्योंकि हमारा ये ऑनलाइन इंटरेक्शन चल रहा है, तो मैंने ऐसा डिसाइड नहीं किया है कि कौन से चैप्टर, या ये वेदर ऑल दीज 3 चैप्टर शुड बी टेकन वन आफ्टर अनदर, और शुड वी वेट फॉर द टाइम व्हेन वी कैन हैव फेस टू फेस इंटरेक्शन. लेट्स सी, क्योंकि काफ़ी सारे चैप्टर कैसे कि थोड़ा सा इन डिटेल सिखाना पड़ता है, और इन डिटेल टीचिंग के लिए
एटलीस्ट मैं ये समझता हूँ कि इट्स वेरी नेसेसरी कि स्टूडेंट शुड बी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, इन फ्रंट ऑफ द टीचर। देखिए, ऑनलाइन टीचिंग इज अ वेरी गुड थिंग, इज व्हाट वी ऑल हैव रियलाइज्ड इन पास्ट फ्यू वीक्स। ओके, बहुत सारी चीजें इजी हो जाती है। वैसा अगर देखा जाए, मुझे कुछ टीचर्स बता रहे थे कि सर दिस इज सच अ गुड मीडियम, हम घरों तक पहुंच रहे हैं, बहुत सारे घरों तक पहुंच रहे हैं। इट डजेंट मैटर कि बच्चा अपना नागपुर में है या भंडारा में है या गोंदिया में है, ये स्टूडेंट अपना ही और शी कैन सिट इन द हाउस, enjoy the luxuries of house and still attend the lectures. Plus parents can also keep an eye how the teachers are teaching. Parents can also see ki how well trained the teachers are, how well equipped the teachers are, and parents can also decide ki okay, the institute is providing a very good quality education. तो देखिए, इसमें सबका फायदा दिख रहा है। किसी ने मुझे ये भी बताया कि सर देखिए, बच्चे अभी ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, तो ये पेट्रोल का खर्चा कम हो गया सबका, पोल्यूशन कम हो गया। so many things people are currently talking about with respect to this online lectures. But at the same time, let me tell you, there is another side to this. When we are teaching in a classroom, क्लासरूम टीचिंग का फर्क कैसे पड़ता है देखिए। When we are teaching in a classroom, कोई टॉपिक चल रहा है, तो वो टॉपिक सिखाते सिखाते, क्योंकि टीचर के सामने बच्चे बैठे हुए हैं, मी एज अ टीचर आई एम एबल टू सी द फेसेस ऑफ माई स्टूडेंट्स, और उनके चेहरे से मुझे समझ में आता है कि अरे ये जो टॉपिक चल रहा है ये इन्हें थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। समझ गए? ओके, एक तो क्लासरूम में बैठे रहे तो कैसा थोड़ा सीरियसनेस रहता है, घर पे बैठकर अगर आप लेक्चर अटेंड कर रहे तो मुझे तो लगता है सीरियसनेस थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है। आप बीच में उठेंगे, पानी लेने जाएंगे, कोल्ड ड्रिंक लेने जाएंगे, खाना खाते खाते लेक्चर देखेंगे। ओके, ठीक है, यू आर एट होम, यू कैन हैव दैट डिसीजन, लेकिन एक प्रकार का वो जो डिसिप्लिन रहता है क्लासरूम के अंदर, वो कहीं ना कहीं इट इज लैकिंग ड्यूरिंग ऑनलाइन इंटरैक्शंस। और दूसरी बात, टीचर जब स्टूडेंट्स को अपने सामने देखता है, क्लास का एक, देखिए क्लास का खुद का एक मूड रहता है, एक साइकोलॉजी रहता है। हर साल हम देखते रहते, कोई एक बैच ऐसी रहती है कि वो आपको ज्यादा मेहनत नहीं लेने पड़ती उस बैच पे। 10 में से 7 स्टूडेंट ऐसे रहते हैं कि आपने उनको 2 बातें बताई तो बाकी की 2 बातें वो खुद पढ़कर आ जाते बराबर, दे वर्क हार्ड। तो ऐसी बैच, लेकिन आपको कब समझ में आएगा कि ये बैच कैसी है? जब आप उस बैच के साथ इंटरैक्ट करेंगे। और जब ऐसी बैच आपको मिलती है तो आप भी क्या करते हैं, यू ट्राई टू गिव मैक्सिमम टू दोज स्टूडेंट्स। आपको पता है कि अरे इनका एब्सॉर्प्शन पावर बहुत अच्छा है, ये मेहनती बच्चे हैं, तो यू ट्राई टू गिव देम मैक्सिमम, यू ट्राई टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम फ्रॉम देम। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे, ठीक है, देखिए बच्चे हर प्रकार के रहते हैं, दे आर इंटेलिजेंट, देर आर एवरेज, देर आर लेस एवरेज। ओके, वैसा ही क्राउड रहना चाहिए, इन जनरल मिक्स क्राउड इज ऑलवेज गुड। कभी कभी क्या हो जाता है कि क्लास तो अच्छा है, होशियार है, लेकिन एक आधा टॉपिक बहुत डिफिकल्ट रहता है। बच्चा आपको बताता नहीं है, क्लास आपको बताता नहीं है कि सर ये थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है, हमें नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन क्लास का मूड देखकर, उनके चेहरे देखकर, उनका बॉडी लैंग्वेज देखकर टीचर को समझ में आ जाता है कि वेदर द क्लास इज एंजॉइंग, वेदर द क्लास इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज गोइंग ऑन। और फिर उस हिसाब से फिर टीचर क्या करता है, अपना टीचिंग का स्पीड चेंज करता है, अपने टीचिंग का गियर चेंज करता है। कभी अगर ध्यान में आया कि अरे डिफिकल्ट टॉपिक है, मैं वैसे भी स्लो जा रहा हूं, लेकिन बच्चों को डिफिकल्ट जा रहा है, मैं और स्लो हो जाऊंगा, मैं ट्राई करूंगा कि किसी और प्रकार से ये टॉपिक या ये प्रॉब्लम क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं कि नहीं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, फॉर पर्सन लाइक मी, फॉर टीचर लाइक मी, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग बिहाइंड द लेंस ऑफ दैट कैमरा, क्योंकि आप बैठे हैं वो साइड और मैं तो आपको दिख रहा हूं, लेकिन मुझे आप दिखाई नहीं दे रहे। तो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द साइकोलॉजी ऑफ द क्लास।
और यही प्रॉब्लम है ऑनलाइन टीचिंग का, यही रीजन है कि आई एम अवॉइडिंग टू स्टार्ट विथ very big chapters, or I will be avoiding to go into very deeper aspects of the chapters, क्योंकि deeper aspects जो है, it's always better that you interact with the students face to face. और यही रीजन है, मुझे हमेशा लगता है कि इंडिया में काफी सारे अभी पोर्टल्स आ गए हैं ऑनलाइन टीचिंग के, एंड दे आर एक्सीलेंट, अच्छे ही होंगे वो, आई डोंट डाउट अबाउट इट। लेकिन टीचिंग देखिए, टीचिंग इज समथिंग जो फेस टू फेस अगर हुआ तो ज्यादा अच्छा रहता है, उसका इंप्रेशन, उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट जो रहता है वो ज्यादा देर तक रहता है। इट्स लाइक यू जस्ट थिंक ऑफ दिस, अभी आप घर पे हैं और आजकल लोगों ने क्या शुरू किया है, मैंने भी, इवन आई हैव स्टार्टेड विद, कि बहुत सारे मेरे पुराने दोस्त, मेनी ऑफ माई रिलेटिव्स, जिनसे काफी दिनों से मेरा कांटेक्ट कम हो गया था या बंद हो गया था, ऐसे लोगों को अभी थोड़ा टाइम मिल रहा है तो आई एम कॉलिंग देम, आई एम ट्राइंग टू रिकनेक्ट विद देम। अभी बीच में मैंने मेरे एक दोस्त को फोन किया, ही इज वर्किंग इन अ वेरी नाइस कॉलेज नाउ, एंड व्हेन वी स्टार्टेड टॉकिंग वी रियलाइज दैट वी केम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर आफ्टर 2012। ओके, ऑलमोस्ट 8-9 साल बाद उसका और मेरा ये कांटेक्ट हुआ। तो वीडियो कॉल कर रहे हैं, देखिए आजकल आप, नाउ यू थिंक ऑफ दिस कि यू आर कॉलिंग योर बेस्ट फ्रेंड and you are talking with him, you are talking with her on the video phone. Now you are very happy that you are able to see him, you are able to see her, you are able to talk with them. But keep this in mind, ज़्यादा effective क्या रहेगा? You talking with your friend for 1 hour on that video call, or you meeting that friend and talking with him or her for 5 minutes face to face. ज़्यादा समाधान आपको कब मिलेगा? ज़्यादा आनंद कब मिलेगा? ये मेमोरी ज़्यादा इफेक्टिव कब रहेगा? टीचिंग का भी वैसा ही है, क्योंकि टीचिंग ये इंटरैक्टिव एक्टिविटी है, देयर हैज टू बी इंटरैक्शन। यहां क्या हो रहा है, यहां वन वे हो रहा है, देयर इज नो इंटरैक्शन एज सच। और इसलिए मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये जितने भी ऑनलाइन टीचिंग के पोर्टल्स है, दे आर गुड, बट दे कैन नॉट बी वेरी इफेक्टिव इन लॉन्ग टर्म। ऑलवेज, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जरूरी नहीं है यू विल अग्री विद इट। समझ रहे हैं आप? ओके, तो एज एटलीस्ट करंटली द गुड न्यूज इज वी आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर इररिस्पेक्टिव ऑफ द लॉकडाउन, दैट इज द गुड न्यूज currently. Okay, let's look into the positive things also, and the good news is at least since hum abhi bhi we are in very early phase of our standard 11th syllabus, we are still introducing ourselves with what is happening in standard 11th science. तो इसलिए एटलीस्ट इनिशियल फेज में आई एम गोइंग टू गो वेरी स्लो एंड विथ वेरी सिंपल एंड इजी टॉपिक्स। जैसा ये एक टॉपिक जो आज हमें देखना है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अभी ये टॉपिक इतना बढ़िया है, आप देखिए शायद इन्हीं वर्ड्स का ऐसे ही नाम का चैप्टर शायद आपको 8th, 9th, 10th में कभी तो भी आया होगा, आई वोंट बी सरप्राइज्ड। और बायोलॉजी में यही बात है, फिजिक्स देखिए, केमिस्ट्री देखिए, आप जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाएंगे नया नया इंफॉर्मेशन आएगा। पहले आपको सिर्फ वो एटम सिखा रहे हैं, फिर वो आपको कंपाउंड सिखा रहे हैं, फिर वो आपको वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स सिखा रहे हैं। आप अगले क्लास में जाइए, वो आपको बोसॉन सिखा रहे हैं, वो आपको हिग्स बोसॉन, आई थिंक दैट इज वो आपको क्वार्क्स सिखा रहे हैं अगले क्लास में, फिर आगे जाके न्यूट्रिनोस सिखा रहे हैं। चेंजेस देखिए कैसा हो रहा है। बायोलॉजी में सरप्राइजिंगली आप एक क्लास से दूसरी क्लास, दूसरी क्लास से तीसरी क्लास, कितनी भी आगे जाइए, बेसिक टॉपिक्स वही रहते हैं। समझ गए? ओके, सेल देखिए, मुझे लगता है अगर आपने स्टैंडर्ड 4th के बच्चे का साइंस का टेक्स्ट बुक देखा तो उसमें भी आपको सेल से रिलेटेड चैप्टर मिलेगा, और अभी आप स्टैंडर्ड 11th में 12th में जाएंगे तभी भी सेल से रिलेटेड चैप्टर। द types of chapters and topics in biology almost remain the same. What changes is the type of information that we are having, and that information slowly from one standard to next to next, जैसे जैसे आप हायर स्टैंडर्ड में जाएंगे वैसे वैसे उस टॉपिक का, टॉपिक तो कॉमन होगा,
लेकिन उसका इंफॉर्मेशन जो है ये धीरे 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 मोर एंड मोर इट गोज टुवर्ड्स मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्सिटी, वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते जाता है। सेल के बारे में अभी यू नो बेसिक थिंग्स अबाउट सेल। ऑन द कॉन्ट्रेरी देखिए, द मोस्ट इजीएस्ट थिंग इफ आई हैव टू से अबाउट अ सेल, वो ये रहेगा कि वी कैन नॉट थिंक ऑफ लाइफ without thinking about cell. If there is life, it has to be in the form of a cell. और ऐसा कहा जाता है कि ऑन दिस प्लैनेट, मैं अर्थ की बात कर रहा हूं, यूनिवर्स में मुझे पता नहीं और कहां पे लाइफ है और कहां पे सेल्स है, लेकिन एटलीस्ट ऑन दिस प्लैनेट अर्थ इट इज सेड दैट, इट इज एस्टिमेटेड दैट, हमारा अंदाजा है कि लाइफ ओरिजिनेटेड सम the first cell, proper cell that was formed on this planet, that occurred some 3.8 million years ago. That's a long time. And not this year, but next year when you will be going to standard 12th, हम जब 12th का सिलेबस बायोलॉजी का शुरू करेंगे, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर्स, एवोल्यूशन नाम का एक चैप्टर है। और उस चैप्टर में उन्होंने यही बताया है कि इस धरती पर सबसे पहला लाइफ कैसे आया, सबसे पहला सेल कैसे आया। इंटरेस्टिंग है ये। और उन्होंने बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो थियरीज प्रपोज किए गए हैं बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंटिस्ट of how life first came on this planet. आप देखिए, if you ask your grandparents, अभी वो whether they are literate or illiterate, कम ज़्यादा पढ़े हुए हैं या उनका कोई पढ़ना लिखना हुआ है नहीं है, it doesn't matter, लेकिन अगर हम हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को पूछेंगे about what do you think, लाइफ कैसे आया होगा इस प्लैनेट पे, they will naturally, but natural, okay, they will naturally say कि बाबा अपना जो भगवान है and whatever God that you believe in, or whatever God that they believe in, they will naturally give that credit to the God that they believe, कि ऊपर वाले ने ये पूरा सृष्टि बनाया हुआ है। साइंस में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है when you give this kind of a statement, क्योंकि साइंस का कैसा है, साइंस कहता है कि you can give any statement, but along with that statement you have to provide a substantial proof. तो अगर आपका स्टेटमेंट ये है कि पहला लाइफ जो आया, पहला सेल जो फॉर्म हुआ वो ऊपर वाले ने फॉर्म किया है, लाइफ जो फॉर्म हुआ है वो ऊपर वाले ने फॉर्म किया है, अच्छी बात है, लेकिन साइंस बोलता है कि प्रूव करो, और वहां पे हम थोड़ा सा स्टेप बैक हो जाते हैं। इसलिए साइंस वेरी ऑफन डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। समझ गए? अभी जरूरी नहीं है यू शुड अग्री ऑन दैट और आई शुड अग्री ऑन दैट। Keep this in mind, some of the best scientists that we have heard about, initially बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे, मैंने क्योंकि काफी सारे साइंटिस्ट का उनका पर्सनल हिस्ट्री पढ़ा हुआ है, तो काफी सारे साइंटिस्ट ऐसे कि जो साइंस में काम करते करते दे एब्सोल्युटली स्टॉप्ड बिहेविंग इन गॉड। मराठी में या हिंदी में हम उनको नास्तिक कहते हैं, इंग्लिश में उनको एथिस्ट कहते हैं, दैट दे बिकेम एथिस्ट इन नेचर, आई डोंट बिलीव इन गॉड, ऐसा दैट काइंड ऑफ एन एटीट्यूड। लेकिन जैसे जैसे साइंस में बहुत सारी डिस्कवरीज वो साइंटिस्ट लोग करने लगे, तो दे स्टार्टेड रियलाइजिंग कि नेचर में इतना माइन्यूट लेवल पे इतना बढ़िया अरेंजमेंट है कि दे स्टार्टेड थिंकिंग कि यार ये ऑटोमेटिकली नहीं हो सकता, देयर इज सम फोर्स। आइंस्टाइन ने ये कहा है, ध्यान में रखिए, कि उन्होंने ये कहा है कि मैं जितना ज्यादा फिजिक्स पढ़ने लगा, मुझे जितना ज्यादा क्वांटम फिजिक्स समझ में आने लगा, उतना मैं सोचने लगा कि ये सभी चीजें जो मैं देख रहा हूं और ये सभी चीजें जो मैं पढ़ रहा हूं, सीख रहा हूं, ये बाय एक्सीडेंट नहीं हुई है, इसके पीछे एक बहुत प्रॉपर स्कीम, बहुत प्रॉपर प्रोग्राम था। और अगर प्रोग्राम है तो कोई तो भी प्रोग्रामर भी होगा अल्टीमेटली। समझ रहे हैं आप? ओके, कमिंग बैक,
the first cell formed on this planet, it is estimated that the first cell was formed some 3.8 million years ago. And I hope you understand that the earliest living organisms were naturally single celled organisms. That means they were naturally unicellular in nature. Okay, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स तो आज भी पाए जाते हैं, काफी सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हमें पता है. अभी ये सेल्स का थोड़ा सा हिस्ट्री हमें क्या पता है कि हम जब भी सेल्स की बात करते हैं, मुझे लगता है सबसे पहला नाम जो हमें पता रहना चाहिए, दैट इज रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक सॉ द फर्स्ट सेल्स. कुछ बच्चे सरनेम को इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट रॉबर्ट हुक, दे कॉल इट हुके. इट इज नॉट हुके. ओके, इट इज रॉबर्ट हुक. और रॉबर्ट हुक के बारे में हमें ऐसा बताया गया है दैट ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व सेल. समझ गया? और इन्होंने जब वो सेल देखा, प्लांट मटेरियल कॉर्क सेल देखा था इन्होंने. अभी कॉर्क सेल के बारे में अगर हमने कोई चीज ध्यान में रखनी है तो वो ये है कि ये प्लांट ओरिजिन के सेल्स है एंड दे आर बेसिकली डेड सेल्स. आप आपके बॉडी के बारे में सोचिए. योर बॉडी इज मेड अप ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल्स, बट कीप दिस इन माइंड, most of the cells in your body are alive, they are living, they are functional, but there are also many cells in your body that are non-living, they are dead cells. Can you think of any place in your body, any organ, any tissue in your body that is made up of dead cells? याद आ रहा है क्या? Is there anything that is made up of dead cells? सोचो आप. मैंने तो इंडिकेशन दे दिया है, शायद आपको पता रहना चाहिए कि डेड मटेरियल है काफी सारा हमारे बॉडी पे भी. वैसे ही प्लांट्स के बारे में मैं बात कर रहा हूं. रॉबर्ट हुक ने सबसे पहला सेल देखा था. ही वॉज द फर्स्ट मैन टू ऑब्जर्व सेल्स अंडर माइक्रोस्कोप, और आई विल से एटलीस्ट अंडर लेंस. लेकिन इन्होंने जो सेल देखा था, पॉइंट नंबर 1, इन्होंने प्लांट ओरिजिन का सेल देखा था, और पॉइंट नंबर 2, इन्होंने वो जो सेल्स देखे थे वो डेड सेल्स थे. एंड वो सेल्स जब उन्होंने देखे, वो सेल्स का थोड़ा सा अरेंजमेंट इस प्रकार से था. ही सॉ समथिंग लाइक दिस. ये अरेंजमेंट कैसा है? जनरली हनी बीज के जो हाइव रहते हैं उसमें ये ऐसा अरेंजमेंट दिखता है. देखिए, सही है ना? ओके. तो रॉबर्ट हुक ने जब ये कॉर्क के सेल्स देखे अंडर द लेंस, उन्हें ये ऐसे कंपार्टमेंट्स देखे एंड ही फाउंड आउट दैट दे आर एम्प्टी कंपार्टमेंट्स. तो कंपार्टमेंट्स दिखे, इसलिए उन्होंने इन कंपार्टमेंट्स को नाम दिया सेल्यूली. ये लैटिन नेम में ध्यान में रखिए. ओके, तो सेल्यूली यानी कंपार्टमेंट, सेल्यूली यानी एम्प्टी रूम्स. वैसा दिखा ना इनको. द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द इमेज दैट ही सॉ अंडर द लेंस वाज दैट ऑफ एन एम्प्टी रूम, ऑफ एम्प्टी कंपार्टमेंट्स. तो उस पर से उन्होंने इस मटेरियल को नाम दिया सेल्यूली, और सेल्यूली से फिर आगे जाके हमने उसको इंग्लिश ट्रांसलेट किया एज अ प्रॉपर सेल. पहला सेल किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने. पर वो कैसा सेल था? वो प्लांट का सेल था. और कैसा सेल था? वो डेड सेल था. बच्चे ये इंफॉर्मेशन बहुत दिल लगाकर लर्न कर लेते हैं, एकदम दे बाय हार्ट इट. नीट एग्जाम में ध्यान में रखिए, आप अगर क्रिकेट देखते होंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि कभी कभी फास्ट बॉलर को खेलना आसान रहता है, क्योंकि आपको सिर्फ उसके स्पीड को हैंडल करना है.
डिफिकल्ट क्या रहता है? स्पिनर को हैंडल करना, क्योंकि स्पिनर का बात सिर्फ स्पीड का नहीं है, बात उसके फ्लाइट का भी है, बात उसके स्पिन का भी है। एक बार बॉल का, वंस द बॉल टचेस द ग्राउंड, बैट्समैन को अंदाजा लेना पड़ता है कि यार ये मेरी बॉडी की तरफ आएगा, ये मेरी बैट की तरफ आएगा, या ये मेरे बॉडी से दूर चला जाएगा। उस हिसाब से आपको आपका शॉट सिलेक्शन करना पड़ता है। स्पिन इज वेरी डेंजरस थिंग, और नीट के एग्जाम में आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस जो रहने वाले वो ऐसे स्पिनर्स ही रहने वाले। समझ रहे आप? मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। नीट के एग्जाम में ये सवाल आ चुका है कि हु ऑब्जर्व्ड द फर्स्ट लिविंग सेल। हम इमीडिएटली आंसर टिक कर देते, कौन? रॉबर्ट हुक। वो गलत आंसर है, क्योंकि हमारा ध्यान उस सवाल में दो वर्ड्स की तरफ रहता है, हु ऑब्जर्व्ड द फर्स्ट, और पहला सवाल है फर्स्ट, और पहला वर्ड जिसकी तरफ हमारा ध्यान जाता है वो है फर्स्ट, और दूसरा वर्ड है सेल। लेकिन इन दोनों वर्ड्स के बीच में एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है लिविंग। हु ऑब्जर्व्ड द फर्स्ट लिविंग टाइप ऑफ सेल्स। रॉबर्ट हुक इज नॉट द आंसर फॉर दैट। द फर्स्ट living cells The first living cells were observed by this gentleman, Anton von Leeuwenhoek. Leeuwenhoek. H पे ज्यादा जोर नहीं देना है, ऑक ऐसा करना है उसको, लुवनहॉक नहीं कहना है। समझ? ऑफ कोर्स वो प्रॉपर नाउन है, यू कैन प्रोनाउंस इट एज यू लाइक, बट एंटोन वैन लुएनॉक का और एक खासियत आपको पता रहना चाहिए। पहला प्रॉपर माइक्रोस्कोप ये एंटोन वैन लुएनॉक ने बनाया था, प्रॉपर माइक्रोस्कोप। और क्योंकि इन्होंने पहला प्रॉपर माइक्रोस्कोप बनाया, आई होप यू हैव सीन अ माइक्रोस्कोप इन योर स्कूल लैब्स इन स्टैंडर्ड 9th and 10th। तो क्योंकि पहला प्रॉपर माइक्रोस्कोप एंटोन वैन लुएनॉक ने बनाया, इसलिए वंस ही मेड दैट प्रॉपर माइक्रोस्कोप, उसके बाद इन्होंने उस माइक्रोस्कोप के नीचे अलग अलग प्रकार के प्लांट एज वेल एज एनिमल मटेरियल्स को, सेल्स को, टिश्यूज को देखना शुरू किया। सो व्हेन इट कम्स टू लिविंग सेल्स, द आंसर इज एंटोन वैन लुएनॉक। आई होप यू कैन कीप दिस इन माइंड। ओके, अभी एंटोन वॉन लुएनॉक जो है, इन्होंने क्योंकि पहला माइक्रोस्कोप अच्छा खासा, सी व्हाट इज माइक्रोस्कोप बेसिकली? माइक्रोस्कोप इज नथिंग बट a proper arrangement of different types of lenses such that the combination of lenses magnifies the image। कोई एक लेंस नहीं रहता है, एक ही लेंस जब आप यूज करते हैं आप उसको मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं। वो डिटेक्टिव्स वगैरह दिखाते हैं, उनके हाथ में दिखाते बहुत बार, ओके, उसको मैग्नीफाइंग लेंस कहते हैं। लेकिन हम यहाँ माइक्रोस्कोप कह रहे हैं क्योंकि माइक्रोस्कोप में मल्टीपल अलग अलग प्रकार के लेंस रहते हैं, कॉनकेव होगा, कॉन्वेक्स रहेगा, अलग अलग लेंस रहते हैं, उनके अलग अलग कॉम्बिनेशन रहते हैं, और वो अलग अलग लेंथ पे एक दूसरे से अरेंज रहते हैं, सो दैट देयर यू कैन अचीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ द माइक्रोस्कोपिक मटेरियल। एक बार इन्होंने अच्छे क्वालिटी के माइक्रोस्कोप्स बना लिए, धीरे धीरे साइंटिफिक वर्ल्ड में बहुत बड़ी मात्रा में अच्छे किस्म के माइक्रोस्कोप आ गए, और माइक्रोस्कोप्स आने के बाद बहुत सारे लोग सडनली मटेरियल को स्टडी करने लगे सेल्यूलर लेवल पे। जिनके पास भी माइक्रोस्कोप आ गया, वो सभी लोग अपने आजू बाजू में मिलने वाली हर एक चीज को माइक्रोस्कोप के नीचे देखकर उसका स्टडी करने लगे। अभी यहां पे एज दिस स्टडी स्टार्टेड, यहां पे हमें दो नाम पता रहने चाहिए। एक है
Schleiden. Schleiden was a botanist, and naturally क्योंकि he was related to the field of botany, he observed different types of various types of plant cells. उनके स्ट्रक्चर्स वगैरह उन्होंने ड्रॉ किए. प्लांट सेल बाहर से कैसा दिखता है, प्लांट सेल के अंदर क्या थोड़ा बहुत क्या दिख रहा है, ये सब स्टडी उन्होंने किया. कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के प्लांट सेल्स और हर एक प्लांट के अलग अलग रीजन्स के सेल्स उन्होंने डिटेल में स्टडी किए. ये कब की बात है? ये ऑलमोस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट 1850 1860 की बात है. ये पैरेलल देयर वाज अनदर साइंटिस्ट, some students read this as चौहान. ये मराठी सरनेम नहीं है. दिस इज Schwann. Okay, Schleiden and Schwann. Schwann was a zoologist and he observed, इन्होंने भी प्लांट सेल स्टडी किए बट बहुत बड़ी मात्रा में. he observed different types of एनिमल सेल्स. और फिर इन दोनों ने मिलकर दे प्रपोज्ड व्हाट इज कॉल्ड एज द सेल थियरी. दे प्रपोज्ड व्हाट इज कॉल्ड एज द सेल थियरी. ऑफ कोर्स इसमें ध्यान में रखिए इन्होंने कुछ पॉइंट्स बहुत ही बेसिक, मैं जब सेल थियरी के पॉइंट्स लिखूंगा आप हंसेंगे उस पर. आप बोलेंगे सर ये तो हमको भी पता है. आपको पता है क्योंकि आप स्टैंडर्ड फर्स्ट से वो पढ़ रहे हैं. आपको पता है क्योंकि बाय द टाइम यू वर बॉर्न एंड बाय द टाइम यू केम इनटू द स्कूल साइंस काफी एडवांस हो चुका था. हम उस जमाने की बात कर रहे हैं जब इन लोगों ने जिंदगी में पहली बार एक माइक्रोस्कोपिक सेल को देखा था. तो इट वॉज, यू विल बी सरप्राइज टू नो, एंटोन वैन लुएनॉक ने सबसे पहला अच्छा माइक्रोस्कोप जब बनाया, उस एक इवेंट की वजह से, उस एक घटना की वजह से साइंस में नए नए सब्जेक्ट्स प्रोड्यूस हो गए. जैसा क्योंकि अभी माइक्रोस्कोप अवेलेबल था और माइक्रोस्कोपिक चीजें दिखने लगी, तो माइक्रोस्कोपिक चीजों का पढ़ाई करते 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 एक नया सब्जेक्ट आ गया, व्हाट इज कॉल्ड एज माइक्रोबायोलॉजी. इसमें आप माइक्रोब्स का स्टडी करें, इसमें आप बैक्टीरिया का स्टडी करें, माइक्रोस्कोपिक फंजाई का स्टडी कर रहे हैं आप. इसमें आप डिजीजेस का स्टडी करें, ऐसे डिजीजेस जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो रही है. माइक्रोबायोलॉजी एक पूरा सब्जेक्ट पैदा हो गया. देखिए एक सिंपल माइक्रोस्कोप बनने की वजह से लोग अलग अलग सेल्स का पढ़ाई करने लगे, तो सेल बायोलॉजी नाम का एक नया सब्जेक्ट तैयार हो गया. सिर्फ एक घटना देखिए, एक प्रॉपर माइक्रोस्कोप बन गया. एक घटना की वजह से कितना सारा इफेक्ट हो गया उसका. Schleiden and Schwann, they proposed what is called as cell theory. कुछ सालों बाद इसी सेल थियरी में थोड़ा सा एडिशन किया गया. बाय द साइंटिस्ट रुडोल्फ वर्चो ने उसमें एक नया एडिशन किया आगे जाके. तो मैं अभी जो पॉइंट्स बताने वाला हूं वो पॉइंट श्लीडन एंड श्वैन के भी है और उसमें हमने वर्चो का पॉइंट भी ऐड किया हुआ है. बेसिकली व्हाट इट इज सेइंग दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सिंगल सेल और मल्टीपल सेल्स, डिपेंड्स आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की. ये एक पॉइंट है सेल थियरी का. और दूसरा पॉइंट वर्चो ने जो ऐड किया था इसमें, ईच सेल arises from each cell arises from
प्री एग्जिस्टिंग सेल। वर्चो ने उसके जमाने में सेल्यूला ए सेल्यूली ऐसा एक स्टेटमेंट कहा था। ओके, इसके और 2-3 वर्जन अलग अलग बुक्स में है, मुझे अभी नहीं बताना है आपको, हम जब टेक्स्ट बुक देखेंगे तो वहां पे आपको अंडरलाइन करना है, डोंट वरी। लेकिन बेसिकली ये वर्चो का क्या कहना था कि अगर आप कहीं भी कोई सेल देख रहे हैं तो वो वहां ऐसा आउट ऑफ जीरो, आउट ऑफ नोवेयर नहीं आया है। एनी सेल प्रेजेंट इन एनी मीडियम हैज कम देयर not because of some magic, not because of some trick, it hasn't come there automatically, but it has come there in that medium because of some earlier present cell there. समझ रहे आप? जैसा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, कभी कभी हमारे ब्रेड में फंगस ग्रो हो जाता है, आपको पता है, हम सब ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया है। फंगल ग्रोथ जो है, नेचुरली फंगस दैट इज ग्रोइंग, इट इज मेड अप ऑफ सेल्स, मल्टीपल सेल्स उसमें, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर वो सेल आ गया है, ऐसा कभी मत समझिएगा। उसके स्पोर्स ऑलरेडी उस ब्रेड में थे, एंड आफ्टर दो स्पोर्स गॉट फेवरेबल कंडीशंस, धीरे धीरे वो स्पोर्स में से नया फंगस ग्रो हो गया। तो ये कहीं जादू हो गया और ये फंगस ग्रो हो गया, ऐसा नहीं है। द सेल्स वर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द ब्रेड, you just gave it the proper condition and enough of time so that it could grow properly. That is what basically the second point is. This is called as the cell theory proposed by Schleiden and Schwann and then modified by Virchow. Okay, 9th में आपने ऑलरेडी Schleiden and Schwann ये नाम सुना है, सेल थियरी ये भी मैटर आपने सुना है। ये बहुत ही इनिशियल पार्ट है ये, दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन टू द कंसेप्ट ऑफ सेल। ओके, हम अगले लेक्चर में थोड़ा आगे बढ़ेंगे। इनिशियली वी विल टॉक अबाउट सम सिंपल सेल्स एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द सेल्स। ओके, स्टे सेफ, स्टे एट होम, स्टे हेल्दी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।